फ्रेंड दिस इज मनीष, वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिल सके। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 के बारे में। ये क्यों लाने की जरूरत पड़ा, इसकी क्या इम्पोर्टेंसी था और ये क्या काम किया, जो पॉलिसी होती है उसको ये क्या फ्रेमवर्क संरचना प्रदान करता है। इस सारी चीजों पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज एनसीएफ 2005 वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं, ठीक है। तो आज मैं बात करूंगा एनसीएफ 2005, जिसमें एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये एनसीएफ लाने की क्या जरूरत पड़ी। 1986 जो पॉलिसी आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जब आई थी एनपीई, तो उसमें क्या हुआ कि उसके बाद ये फ्रेमवर्क, ऐसा नहीं था कि एनसीएफ 2005 पहली बार आया था, इससे पहले भी एनसीएफ आ चुका था। लेकिन ये 2005 इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, ये सभी बातों को हम लोग देखेंगे काफी डीप अध्ययन से। तो आप मेरे साथ बने रहें और अच्छे से इस वीडियो को विदाउट स्किप करके आप देखते रहो आप, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये एनसीएफ क्यों जरूरी था, इसकी क्या इम्पोर्टेंसी है, इसके कितने दिन लगे, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये मतलब ये फ्रेमवर्क क्या कहता है ना। तो इस सारे पॉइंट्स को हम लोग इसमें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो एनसीएफ का मतलब ही हो जाता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये 2000 इसलिए इम्पोर्टेंट था। इसके पहले जितने भी आपका एनसीएफ आया था, जैसे 1975, 1988, 2000 और 2005, तो ये मेनली जो इससे 2005 के पहले जितने भी एनसीएफ आए थे, 1975, 1988, 2000, ये जितने भी थे ना, ये एक्चुअली बात जो करते थे, ये 2005 जो बात करता था कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में बात करता। इससे पहले जितने भी आए थे एनसीएफ, वो सभी बात करते थे बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी पर बात करते थे। इसीलिए इसमें ये बताया गया था कि बच्चों कि जो मतलब आप जो पढ़ाते हो उससे ज्यादा बच्चों में काबिलियत डेवलप करो कि वो आपकी बातों को चार प्रकार से अनेक प्रकारों से वो क्या मॉडिफाई करे, चेंज करे। ये नहीं कि आपकी बातों को हूबहू आप ही की बातों में प्रेजेंट कर दे, ये नहीं। तो इसका मेन इंटेंशन जो था ना एनसीएफ 2005 की, वो मतलब अपना एक अंदर में इनर क्वालिटी को क्या करना था, डेवलप करना था, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्ट करना था, संरचनावादी बनाना था बच्चों को। तो ठीक है, तो ये जो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आपका ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आ चुकी है, इसमें भी एक क्या बनेगा, एक नया फ्रेमवर्क बनेगा, ठीक है। एनसीएफ 2020 बनेगा या एनसीएफ 2021 बनेगा। तो ये भी जो बताएगा, ये भी सारी चीजें जो हमारी पॉलिसी में चीजों को कैसे, तो ये होती क्या है। एनसीएफ एक डॉक्यूमेंट्स होती है जो प्रोवाइड करती है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, किसको, टीचर्स को प्रोवाइड करती है, ताकि उस अनुसार टीचर को प्रोवाइड करती है, स्कूल्स को प्रोवाइड करती है, ताकि उस अनुसार बच्चों को क्या कर सके, एक मतलब जो उन्हें चाहिए, बच्चों को जो चाहिए वो चीज प्रोवाइड कर सके, अच्छे नॉलेज दे सके और अच्छे से ज्ञान दे सके, ठीक है। तो ये सभी चीजें की बात, इट एड्रेस 4 इश्यूज: एजुकेशनल पर्पस, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस एंड असेसिंग लर्नर के बारे में। तो ये जो था, ये एनसीएफ जो होती है ना, वो आपका जो एक करिकुलम और सिलेबस से अलग होता है, ठीक है। तो ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। It is only suggestive and provide guideline, okay, on different aspect of education. NCEF I had already discussed. अब पता है आपको एनसीएफ जो जितनी भी जो बनाती है, वो एनसीईआरटी जो इंडिया की बॉडी है ना, वो एनसीईआरटी आपको ये तैयार करती है। एनसीएफ 2005 जो था ना, ये इट इज द बेसिक्स फॉर अर्लियर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। ये जो इसका जो मेन स्लोगन था, लर्निंग विदाउट बर्डन, है ना, जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1980 से 92, ये जो मतलब एनसीएफ जो था, ये लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बच्चों को जो वर्डन थी, पढ़ाई की बोझ, बस्ता भारी, ये सभी चीजों से कम कर छुटकारा दिलाना था। बिल्कुल पूर्ण तरीके में इसेंशियल चीजों को पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया था, ठीक है। और दूसरी बात है कि ग्रुप डिस्कशन पर फोकस किया गया था, ठीक है।
तो मैंने बताया कि जो 2005 के पहले जितने भी एनसीएफ थे 1975, 88, 2000, ये जो आपको बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी पर डिपेंड था, लेकिन जो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट पर था, इसीलिए काफी 2005 एनसीएफ जो होता है काफी इंपॉर्टेंट हो गई थी। ठीक है, ऑल द स्टेट्स आल्सो डेवलप्ड एससीएफ स्कूल करिकुलम इन लाइन विथ एनसीएफ। कह सकते हैं कि जो स्कूल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो किसके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की गाइडलाइन पर ही चलती है। ठीक है, अब यहाँ ये तो हो गई कि वो एनसीएफ क्या होता है। अब हम बात करेंगे वो एनसीएफ ही क्यों है ना, इस चीजों को व्हाई इज एनसीएफ। तो इसको हमारा ऐसा इंडिया जो है ना एक मतलब डाइवर्सिटी जियोग्राफिकल कल्चरल जो है ना मतलब हमारा एरियाज है इंडिया, अलग अलग लैंग्वेज के लोग, अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन यहाँ पाया जाता है। सबको एक मतलब एक सिलेबस के तहत बांध कर मतलब एक सिलेबस प्रोवाइड करना था, परफेक्ट सिलेबस प्रोवाइड करना था, इसलिए एनसीएफ लाया गया था। दूसरी चीज थी जो स्कूल का जो मतलब एजुकेशन जो मतलब स्कूल का जो एजुकेशन वो कंफर्टेबल बनाया जाए पूरी इंडिया में, ये सभी चीजें को बात, और जो एजुकेशन हमारा वो क्वालिटी होनी चाहिए, ये सभी बातों पर मतलब बल दिया गया था। इसीलिए ये एनसीएफ लाने के पीछे रीजन था। जो मतलब जो पहले से चलते आ रहा था रोट लर्निंग है ना, बहुत ज्यादा बैग भारी टीचर सेंटर्ड जो लर्निंग था, ये सभी एजुकेशन था, ये सभी चीजों को हटाना था है ना। इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल प्रैक्टिस, जो मतलब कह सकते हैं कि जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी स्कूल में, वो सभी चीजों को फ्लेक्सिबल करना था। लर्निंग बिकेम्स आइसोलेट एक्टिविटी देन लाइफ, इसको जो लर्निंग मतलब है शिक्षा, उसको हमारा मतलब लाइफ से जोड़ कर देखना था। ठीक है, नेग्लेक्टिंग होल पर्सनालिटी, इसमें मतलब और भी एनसीएफ जो जितने थे जो था ना, तो इसमें जो होल पर्सनालिटी होती है चिल्ड्रन डेवलपमेंट को ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन एनसीएफ 2005 में से बातें कही कि भाई उनकी होल पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए, सिर्फ एजुकेशन डेवलप करने से कुछ नहीं होगा। नेग्लेक्टिंग प्रेजेंट ऑफ चाइल्ड फॉर फीचर्स, मतलब पहले जो था एनसीएफ के पहले जो उनकी जो प्रेजेंट जो चाइल्ड की फ्यूचर्स होती है या फिर जो मतलब कह सकते हैं कि उनके भविष्य को देख इग्नोर किया जाता था, तो एनसीएफ में बोला गया कि नहीं, उनको मतलब ऐसा उन्हें डेवलप किया जाए ताकि वो कंस्ट्रक्टिविस्ट बन सके। ठीक है, अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एनसीएफ 2000, इसमें कैसे प्रावधान हुआ, कितने लोग, इसका अध्यक्ष कौन कौन थे, ये सभी चीजों को तो इसका जो इसका एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जो सेट हुआ वो प्रोफेसर यशपाल के रीजन में, और ये काफी मतलब कह सकते हैं एजुकेशनिस्ट थे है ना, बहुत विद्वान था। 2017 में इनका डेथ हो गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़े विद्वान थे। और ये जो मतलब था ना, ये 21 नेशनल फोकस ग्रुप, इसमें मतलब अलग अलग सब्जेक्टों पर ये फोकस मतलब बात कर रही थी। एनसीएफ 2005 21 नेशनल फोकस ग्रुप पर बात कर रही थी। एनसीएफ 2005 हैज बीन ट्रांसलेट इनटू 22, एनसीएफ 2005 जो है 22 लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट किया गया था। इन्फ्लुएंस्ड इन सिलेबी है ना, सिलेबस को, और 17 स्टेट्स में इसको पब्लिश किया गया। और मतलब 17 स्टेट मतलब एनसीएफ जो बोली ना कि भाई आप एनसीईआरटी जो एनसीएफ को प्रमोट करने के लिए या फिर लागू करने के लिए 10 लाख रुपया देती थी हर एक स्टेट को है ना, द स्टेट टू कंपेयर करिकुलम सिलेबस विद सिलेबस। एनसीएफ का जो बात बोल दे कि ये एससीईआरटी के साथ में और डाइट के साथ में मिलकर काम कर रही थी। एससीईआरटी का मतलब होता है स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये जो होता है मतलब स्टेट लेवल पर टीचर्स लोग को ट्रेन करना है ना, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टीचर लोगों को ट्रेन करना, ट्रेनिंग देना, ये सभी के साथ मिलकर एनसीएफ क्या कर रहा था, काम कर रहा था। नेशनल फोकस ग्रुप जो ये मेनली जो बातें कर रही थी वो एम्स ऑफ एजुकेशन, टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग सोशल। एक्चुअली इसमें मैं बात कर दूं जो मल्टीलिंगुअल की बात कही गई थी, तो इंग्लिश को 1 ही क्लास से जोड़ देने की बात कही गई थी। ठीक है, कि 1 क्लास से ही इंग्लिश को मतलब फोकस कर, ऐसे बात कही गई थी, मदर टंग की बात कही गई थी, लेकिन इंग्लिश का भी 1 क्लास से इसमें इंक्लूड किया गया था। ठीक है, टीचिंग सोशल साइंस, सोशल स्टडी, मैथ, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये सभी पे बात कही। फाइनली ये डिस्कस होने के बाद कैवे के द्वारा 7 सितंबर 2005 को क्या कर दिया जाता है, इसे पास कर दिया जाता है। तो यही प्रॉब्लम था कि एनसीएफ लाने के पीछे कि भैया जो आप था ना, बच्चे
काफ़ी दूर जाते थे स्कूल, उनकी बैग जो थी काफ़ी हैवी रहती थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफ़ी मतलब कमी रहती, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सपोर्ट बुक्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। तो जो बुक एंड जो सपोर्टिव आइटम होते थे पढ़ने वाले, तो वो सभी चीज़ों की लैकनेस होती थी, दिखता था, ठीक है ना, कमियाँ दिखती थी। बैडली डिजाइन फर्नीचर, जो इस क्लास में जो बेंच की बैठने का जो मतलब बेंच होते थे वो काफ़ी मतलब अच्छे डिजाइन नहीं होते थे, बच्चे उस पर बैठ नहीं पाते थे सही तरीके से। टाइम टेबल जो था वो ना डिड नॉट गिव यंग चिल्ड्रन इनफ ब्रेक्स टू स्टेज, मतलब कंटिन्यू पढ़ाए जा रहे हैं, ब्रेक नहीं दे रहे, तो ये सभी चीज़ों से बच्चे उब जा रहे थे। प्ले और स्पोर्ट का टाइम काफ़ी था भी तो काफ़ी कम था या फिर नहीं था, वीकली नहीं था, इस तरह से चीज़ें थी एनसीएफ के पहले की, ये सभी बातें थी, है ना। ये सभी सारे प्रॉब्लम थी, स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए, है ना, टॉयलेट सैनिटरी रिक्वायर, ये सभी कमी थी। तो एनसीएफ ये इसीलिए एनसीएफ को लाया गया था, ठीक है। कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात करते हैं कि बच्चों को पहले मारा जाता था, है ना, मुर्गे उर्गे बनाया जाता था, बांध कर पीटा जाता। तो ये मुर्गा मुर्गी जो बनाने का कंडीशन था, एनसीएफ ने बोला कि भैया अब ये सब छोड़ो, अब मुर्गा मुर्गी मत बनाओ, अब आगे बढ़ो, ठीक है। इसमें बात करेंगे कंटेंट क्या क्या थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे एग्जाम जो होते हैं ना ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं टीचिंग एग्जाम में। पर्सपेक्टिव क्या था, है ना, गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या थे, लर्निंग एंड नॉलेज क्या था, करिकुलम एरिया, सोशल एंड क्लासरूम कैसी होती है, एनसीएम के अनुसार कैसा होना चाहिए था, सिस्टमैटिक रिफॉर्म कैसे हुई, तो देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। यहाँ पर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। स्ट्रेंथन, जो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था उसको मजबूती देने की बात कही गई थी, ठीक है, एनसीएफ के द्वारा उसको मजबूती दिया जाए, है ना। टू इनरीच द करिकुलम सो डैट द गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, यानी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक और रियल लाइफ दोनों को जोड़कर, यानी ये नहीं कि टेक्स्ट बुक में जो आप बोल रहे हो और रियल लाइफ से नहीं है, यानी एग्जाम्पल जो देना है रियल लाइफ को कनेक्ट करके देनी है। ये सारी चीज़ें जो होती है ना टेक्स्ट बुक में, मतलब आप ऐसे कंटेंट को डालो जो रियल लाइफ से रिलेटेड हो, है ना, ज़्यादा हाइपोथेटिकल चीज़ें ना होनी चाहिए। टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल, तो इस सारी चीज़ें की बात कही, एग्जाम को फ्लेक्सिबल बनाया जाए, है ना। और बात करें रिड्यूसिंग करिकुलम लोड, जो करिकुलम की जो लोड है उसको कम किया जाए, ऐसा पर्सपेक्टिव में बात कही थी। करिकुलम एज पर कंस्ट्रक्शनल वैल्यू होनी चाहिए, है ना, क्वालिटी होनी चाहिए एजुकेशन, ऐसा नहीं कि जो मन किया आप पढ़ा रहे हो और जिसका कोई आगे यूज नहीं है। ये सभी सारी चीज़ों को एनसीएफ ने क्या किया था, इग्नोर कर दिया था, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गाइडिंग प्रिंसिपल्स की, ओके। तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो फर्स्टली आई हैड ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस एस्पेक्ट इज, ठीक है, तो पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया था। तो इसमें बताया कनेक्टिव नॉलेज ऑफ लाइफ आउटसाइड स्कूल, यानी स्कूल के बाद जो जीवन होता है ना, उससे हमारा स्कूल में जो सीखे उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और काफ़ी ऐसे, मतलब बच्चा जब क्लास में पढ़े ना तो उन्हें लगे कि हाँ जो पढ़ रहे हैं ना वो जमीन पर पैर रख कर ही पढ़ रहे हैं, नहीं कि चीज़ों को हवा में अब बताए जा रहे हो जो मतलब अपने रियल लाइफ में मतलब इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा होगा तो बच्चे वो चीज़ों को हवा में उड़ा देते हैं। तो ये सभी चीज़ों को एनसीएफ ने कहा कि नहीं, इसको रियल लाइफ से जोड़ कर देखो ताकि बच्चे अच्छे से चीज़ों को, कंटेंट को समझे और अपने रियल लाइफ में क्या करें, इम्प्लीमेंट कर सके। लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम रोट मेथड, तो रोट मतलब रट्टा से क्या करना था, उसको हटाना था, रोट मेथड से हटाकर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना था बच्चे के अंदर में कि भाई बच्चा जो है ना, आप रट कर 2 दिन 4 दिन 5 दिन वो समझ याद रखेगा, लेकिन उसको हमेशा के लिए अगर याद करवाना तो ऐसा मेथड, ऐसा टेक्निक को आप इजाद करो, ऐसा टेक्निक डेवलप करो जिससे बच्चा क्या हो, हमेशा लॉन्ग लाइफ तक वो क्या कर सके, उस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करो और दूसरों को उद्धार कर सके, ओके। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कही गई। इट इज नॉट ओनली टेक्स्ट बुक, यानी कहा गया कि बुक किताबी कीड़ा नहीं बनाना है बच्चों को, ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। एग्जाम सिस्टम मोर फ्लेक्सिबल की बात कही गई है, इंटीग्रेटेड विथ क्लासरूम लाइफ, है ना, एंड नर्चरिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री, ये सारी चीजें बात कही गई थी इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं लर्निंग एंड नॉलेज की बात करते थे। इसमें रीओरिएंटेशन ऑफ आवर परसेप्शन ऑफ लर्नर एंड लर्निंग की बात कही गई है। चाइल्ड सेंटर पेडागॉगी की बात कही है ना, भाई बच्चे को इंटरेस्ट जो सब्जेक्ट में पढ़ना है उसको अगर पढ़ाओगे तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो आप देख लोगे जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कंटेम्प्रेरी इंडियन आइडियलिज्म, है ना, हम लोगों ने देखा
आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म को देखा था। तो आइडियलिज्म को छोड़कर नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म जो था वो बात करता है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की। तो यहाँ पर भी बात कही गई भैया चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होनी चाहिए। हॉलिस्टिक अप्रोचेस लर्नर यानी संपूर्ण डेवलपमेंट की बात कही गई है। एडिक्वेट रूम फॉर चिल्ड्रेन, एक रूम हो एडिक्वेट फॉर चिल्ड्रेन, थॉट, क्यूरियोसिटी, क्वेश्चंस इन टीचिंग, मतलब ऐसा माहौल बनाओ, ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जिससे बच्चे इंटरेक्ट हो, है ना, क्वेश्चनिंग, क्रॉस क्वेश्चनिंग करे, बच्चे अपने थॉट को एक्सप्रेस करे, बोलने का मौका दो, चांस, ये सारी चीज़ें माहौल को बनाना था, ठीक है। कनेक्टिंग नॉलेज अक्रॉस बाउंड्री, यानी जो नॉलेज है ना वो अपनी जो चार दीवारी है ना स्कूल का उससे बाहर निकल कर आना चाहिए, नहीं कि चार दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनसीएफ ने ये सब बोला था, है ना। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट इन क्लास फॉर ऑल। नेक्स्ट, लर्नर को इंगेज करना था, जैसे एक्सपीरियंस उससे गेन करना है। मेकिंग एंड डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब बच्चों को प्रैक्टिकली कोई चीज कराओ। लर्निंग बाय डूइंग मेथड का यूज करो। ये सारी चीजों को आप यूज करोगे ना तो काफी ज्यादा क्या होगी कि आप मतलब बच्चों को लॉन्ग टाइम लॉन्ग परफॉर्मेंस में आप उन्हें कन्वर्ट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटिंग, है ना, रीडिंग्स, डिस्कशन, आस्किंग, लिसनिंग, थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग एक्सप्रेशन वन सेल्फ। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टीचिंग फॉर कंस्ट्रक्शन नॉलेज। टीचिंग फॉर कंस्ट्रक्शन नॉलेज की इसमें जब बात करते हैं तो लर्निंग एक्टिविटी कंस्ट्रक्टेड देयर ओन। बात कही गई कि भैया जो टीचर पढ़ाते हैं उससे क्या हो, बच्चे अपना एक माइंड इंप्लीमेंट करे। जैसे कि चीजों को आपने बताया एक मेथड से, तो बच्चे उसको 2-3 मेथड से क्या कर सके, उनमें एबिलिटी आनी चाहिए। उन्हें कंस्ट्रक्टिव वीज में मतलब कनेक्टिंग उस न्यू आइडिया के साथ ऐसा एक्टिव आइडियाज उन्हें डेवलप करने को चांस दो ताकि वो एक मेथड को 4 मेथड में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। यहाँ पर बात कही गई नेक्स्ट की कंस्ट्रक्शन इंडिकेट दैट लर्नर इंडिविजुअली, या फिर कंस्ट्रक्शन जो इंडिकेट करता है लर्नर को इंडिविजुअली हो सकता है या फिर समाज में रहकर कर सकता है, ग्रुप, दोस्तों की मदद से, पेरेंट्स की मदद से, फैमिली की मदद से, है ना, टीचर्स के हेल्प से। इट हैपन इन कोलैबोरेशंस, नेगोशिएशन, शेयरिंग ऑफ व्यू, ये सारे पॉइंट को डील किया गया। रोल ऑफ टीचर इज फैसिलिटेट, जो टीचर्स की रोल होनी चाहिए वो फैसिलिटेट की तरह, ठीक है, जैसे मतलब मार्गदर्शन करे, ऐसा नहीं कि उनकी नॉलेज में, उनकी चीजों में आप इंटरप्ट करो बार बार, उनको आप रास्ता बताओ, बढ़ने के लिए आप रास्ता बताओ। प्रोवाइड सफिशिएंट मटेरियल, एक्टिविटी एंड कोऑर्डिनेट। इट कैन बी डन बाय अलाउइंग स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस, आंसर ऑन वर्ड्स, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ऐसे सारी चीजों को बात करें। क्रिटिकल पेडागॉगी, अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट क्रिटिकल इशू, ये सारी चीजों, सोशल, इकोनॉमिक, मोरल एस्पेक्ट, ओपन डिस्कशन एंड encouraging recognize multiple view। नेक्स्ट बात कर contextualization of teaching with children and social। अब हम बात करें करिकुलर एरिया का, करिकुलर एरियाज क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, सब देख। इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ 3 लैंग्वेज की बात कही गई थी, है ना, जिसको 3 लैंग्वेज फार्मूला यानी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, आपका एक मदर टंग होनी चाहिए हिंदी और एक इंग्लिश की बात कही। टीचिंग मैथ इज डेवलप थिंकिंग एंड रीजनिंग टू विजुअलाइजेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड फॉर्मुलेट द सॉल्व प्रॉब्लम। Teaching of science is enabled to learner acquire method to proceed that will nurture thinking process, curiosity। ये सारे प्रोसेस को क्या करना है, यूज करना है। जैसे आप साइंस पढ़ा रहे हो या मैथ पढ़ा रहे हो तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो टेक्निक का यूज करना है, लेक्चरर कम डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड का यूज करना है, जिसमें बच्चों को आप दिखाओ भी सामने में कोई फैक्ट को, रियल ऑब्जेक्ट को, और लेक्चर भी दो। ये सारे मेथड क्या करते हैं, आप बोर्ड पर या फिर एक मतलब आप सिर्फ लेक्चर दोगे तो ये सभी लेक्चर से ये समझने वाली चीजें नहीं है। ये साइंस और मैथ में स्पेशली आप एग्जाम्पल दो, काफी डिफर तरीके तो वो सारे चीजें पॉइंट को आप एक जगह ला के दिखाओगे ना तो वो सारे बच्चे कंसेप्ट उनके क्लियर होंगे। सोशल साइंस टू बी कंसिडर फ्रॉम डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव, इंटीग्रेट अप्रोचेस की बात कही गई है, ठीक है, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। सोशल साइंस जब आप पढ़ा रहे हो तो उसमें हम लोग समाज के अपने अगल बगल जो हमारे जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, ये सारी चीजें की एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है।
आर्ट एंड हेरिटेज क्राफ्ट की बात कही गई थी, ठीक है, कि इसमें आर्ट एंड हेरिटेज क्राफ्ट होनी चाहिए, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन टू फॉर्म क्रिटिकल कमेंट टू स्कूल करिकुलम, ये सारी एजुकेशन पर बात कही गई कि एजुकेशन फॉर पीस, एजुकेशन मतलब यहाँ पे स्पेशली एनसीएफ 2005 में एजुकेशन फॉर पीस के लिए मतलब शांति के लिए भी है ना पढ़ाना चाहिए, जो प्रिमिटिव द एंटायर स्कूल लाइफ, क्लासरूम एनवायरनमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, इट इज, ये सारी चीजें बच्चों में ऐसा ऐसा एक्टिविटी कराएं जिससे बच्चे के अंदर में एक सोशल स्टाइल को प्ले करने की कैपेबिलिटी आ जाए, है ना, ये सारी चीज़ों बच्चों में डेवलप करनी है। असेसमेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लर्निंग प्रोसेस एंड बेनिफिट बोथ लर्नर एंड टीचर गिविंग credible feedback. Purpose is to enhance quality of teaching and learning. एंड पर्पस ऐसी होनी चाहिए जो क्वालिटी को इन्हेंस करे एंड टीचिंग एंड लर्निंग। असेसमेंट इज टू बी कंटिन्यूअस इंटरनल स्कूल बेस्ड। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट को देख। तो इसमें बात कही गई कि भाई स्कूल और क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होनी चाहिए वो काफ़ी कलरफुल होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए, शांति पीसफुल होनी चाहिए, लॉट्स ऑफ ओपन स्पेस होना चाहिए, चारों तरफ से खुला होना चाहिए, है ना, और जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स वगैरह है ना, ट्रीज, फ्लावर्स, टॉय, ये सारे चीज़ें एक्टिविटी के पर्पज से रूप में रखनी चाहिए स्कूल में। ठीक है, क्लास का जो साइज बताया गया है कि 1:30 यानी 30 बच्चे पर एक टीचर्स की बात, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक क्लासरूम प्रैक्टिस होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स, ये सारी चीज़ें क्लासरूम में, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल लर्नर इन क्लास वर्क, ये सभी वर्क में सभी पार्टिसिपेशन मतलब जो हमारे स्टूडेंट उनकी पार्टिसिपेशन जरूरी हो जाती है। पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन ऑफ अलॉट, टेक्स्ट बुक जो ऐसा केयरफुल रिटेन डिजाइन मतलब ऑथेंटिक बुक आप डिजाइन करो, बहुत सारे कंटेंट को आप ऐसा डालो जो बच्चों को सोशली मोरली डेवलप कर सके, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। राइटर फोकस इलाबोरेशन कंसेप्ट एक्टिविटी स्पेस वंडरिंग, है ना, एनसीईआरटी पर ज़्यादा बल दिया गया था और इस एनसीईआरटी बुक पर इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उसमें काफ़ी एग्जाम्पल्स और चीज़ें बताया जाते हैं ताकि बच्चों को रियल लाइफ से जोड़ा जाए एजुकेशन को। ठीक है, थिंकिंग एंड मल्टीपल टेक्स्ट बुक की बात कही गई थी, प्रॉब्लम एक्सरसाइज, इंकरेजिंग थिंकिंग, स्मॉल ग्रुप, ये सभी सारी चीज़ें की बात कही। सिस्टमैटिक रिफॉर्म में क्या होगी ये देख लेते हैं। सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स पहला जो पॉइंट्स है आपका इसमें उसका इंकरेजिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ऑफ इनहेंस क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन टीचर। जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की बात कही गई है कि हम अपनी कम्युनिटी को पंचायत लेवल पर क्या करें, उनको इनकरेज करें, प्रोत्साहित करें ताकि वो क्या कर सकते हैं, स्कूल को इन्वायरमेंट में पढ़ा सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एकेडमिक लीडरशिप ऑफ प्रिंसिपल्स की बात करें, इट इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस स्कूल्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम रिफॉर्म इन सर्विस एजुकेशन ऑफ टीचर्स कैन नॉट बी इवेंट बट प्रोसेस विच इंक्लूड नॉलेज डेवलपमेंट एंड चेंज इन एटीट्यूड स्किल्स प्रैक्टिस थ्रू। ओके, नेक्स्ट एग्जाम रिफॉर्म की बात करते हैं, शिफ्ट फ्रॉम कंटेंट बेस्ड टेस्टिंग ए प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होनी चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड होनी चाहिए एग्जाम, और शॉर्टर ड्यूरेशंस होनी चाहिए, नहीं लंबा 4 घंटा 5 घंटा आप खींचे जाओ, ऐसा नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन का एग्जाम होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल टाइम लिमिट है ना, टाइम जो लिमिट है उसका में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑफ मेड पार्ट ऑफ स्कूल। इस सारे एनसीएफ को मतलब एनसीएफ लाने के पीछे मेन यही इंटेंशन था कि चीज़ों को मॉडर्नाइज बनाए, चाइल्ड सेंटर्ड बनाया जाए, बच्चे जो कंटेंट पढ़ते हैं स्कूल्स में उस पढ़े हुए चीज़ों को रियल लाइफ से जोड़ा जाए। ठीक है, और बच्चों को लर्निंग में डूइंग पर ज़्यादा फोकस किया गया था, कंस्ट्रक्टिविज्म पर फोकस, ये सारे ओवरऑल पॉइंट को इसमें डिस्कस किया गया था। ठीक है, और जो अब एनसीएफ 2020 जो बनेगी 2021 बनेगी उसमें भी सारी चीज़ों को, ये सारे चीज रोट लर्निंग को हटाना है ना। 6 क्लास से ही बात का किया जा रहा है कि भाई उसमें वोकेशनल इंटर्नशिप कोर्सेज को इंक्लूड किया जाए। उसके बाद 12th निकलते बच्चे के पास एक अपना स्किल होनी चाहिए। मल्टीलिंग्वेज 6 क्लास तक बोला गया कि मदर टंग में पढ़ाया जाए बच्चे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँ। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना कुछ चेंजेस किए गए हैं इसमें, है ना। और सारे चीज़ अगर ये सही तरीके से एनसीएफ
5 की सारे पॉइंट को लागू कर दिया जाए, या फिर अभी जो एनसीएफ बनेंगे, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बाद जो एनसीएफ बनेगी वो सारे पॉइंट को अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, सही तरीके से धरातल पर ला दिया जाए, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम रियलिटी में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।